हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। तो आज हम जो पिछली क्लास है उसको कंटिन्यू करेंगे। पुरानी क्लास में हमने क्या पढ़ा था? चित्रकला को स्टार्ट किया था कि राजस्थान में चित्रकला का उद्भव कहाँ से होता है और किस प्रकार होता है और कब एक स्वतंत्र राजस्थानी शैली विकसित होती है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि सबसे पहले आनंद कुमार स्वामी, आलोक कुमार स्वामी, ए स्वामी ने क्या किया था? एक किताब लिखी थी राजपूत पेंटिंग 1916 में। कर्नल टॉड की जो किताब थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ दी राजस्थान, उसका अध्ययन करके उन्होंने क्या किया था? पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा और उनको राजपूत पेंटिंग नाम दिया। और कर्नल टॉड साहब ने क्या बताया था पेंटिंग के बारे में? उन्होंने भी चित्रकलाओं का अध्ययन किया था राज्य में। तब उन्होंने क्या बताया कि राजस्थान चित्रकला है, राजस्थानी चित्रकला है। और टॉड साहब के बाद जो स्वामी जी होते हैं वो कहते हैं ये राजपूत पेंटिंग है। और उसके बाद आजादी के बाद एक एनसी मेहता होते हैं, नरसिंह चंद्र मेहता, वो कहते हैं ये हिंदू पेंटिंग का एक प्रकार है, राजपूत पेंटिंग या राजस्थानी पेंटिंग। ये हमने देखा था इंट्रोडक्शन। और हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो चित्रकला के नमूने प्राप्त हुए या अवशेष मिले हैं वो कहाँ मिले? कोटा में मिले। कोटा में दर्रा है, दर्रा पहाड़ियां हैं, मुकुंदरा हिल्स हैं, आपको पता है, और एक आलनिया गांव है, वहां पर भी बहुत पुराने चित्र मिले हैं। ठीक है। और कहां पर मिले? भरतपुर में दर नाम की जगह है, बहुत पुराने चित्र मिले हैं, शैल चित्र मिले हैं वहां पर। जब हमने पुरातात्विक साक्ष्य पढ़े थे तब हमने पढ़े थे। और सवाई माधोपुर में एक मंदिर है अमरेश्वर, एक भोलेश्वर या नीलेश्वर, उन मंदिरों में भी ये पुराने चित्र मिले हैं। ठीक है। और कहाँ मिले हैं? पुष्कर जी है अजमेर में, वहां पर एक अगस्त मुनि की गुफा है, वहां भी पुराने चित्र मिले हैं। और लास्ट में बैराट की पहाड़ियां जयपुर में हैं, वहां पर भी पुराने चित्र मिले। इनसे पता लगता है कि हमारा पूर्वज, हमारे आदि मानव अपने अमूर्त विचारों को भी मूर्त में बदलने के लिए या संप्रेषित करने के लिए चित्रकला का प्रयोग करते थे। तो चित्रकला आज से नहीं है, जब से मानव सभ्यता ने जन्म लिया कि चित्र तो कोई भी बना सकता है, क्योंकि कोई लिखने का तरीका नहीं होता था, ना पढ़ पाते थे, ना समझ पाते थे, ना कोई भाषा होती थी, सिर्फ इशारों में, संकेतों में अपने विचारों को संप्रेषित किया जाता था उस समय। तो चित्रकला एक बहुत ही सशक्त माध्यम हो सकता है किसी अपने विचारों को प्रकट करने के लिए। तो और गुफाओं में बहुत सारे चित्र मिले। कल मैंने एक चित्र भी दिखाया था, गुफाओं में चित्र बना है, एक बहुत सारे चित्र हैं, भीमबेटका गुफा है, बहुत सारी है जिनमें बहुत सारे नमूने मिले हैं। उसके बाद हमने देखा कि अजंता के जो कलाकार आए थे, बौद्ध कलाकार, बौद्ध चित्रकार, वो गुजरात में आते हैं पहले, फिर जैन कला को अपनाते हैं, जैन चित्रकारी करते हैं। उसके बाद वो मेवाड़ क्षेत्र में आते हैं। उस समय ये मेद पाट हुआ करता था, राजस्थान का ये मेवाड़ वाला हिस्सा, और उसी के बगल में एक वागड़ का क्षेत्र है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला। ठीक है। और यहाँ छप्पन का क्षेत्र है, यहाँ पर एक सोमपुरा जगह है, वहां सोमपुरा के जो कलाकार थे वो भी गुजरात से आए थे। कुंभाजी के समय में स्वतंत्र मेवाड़ की एक शैली विकसित हुई थी जिसे मेवाड़ पेंटिंग कहते हैं या मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग कहते हैं। कि मेवाड़ शैली कुंभाजी के समय में 15वीं शताब्दी में स्वतंत्र रूप से विकसित होती है। और उससे पहले क्या होती है? अपभ्रंश शैली होती है, जिसपे बौद्ध का भी हल्का मोटा प्रभाव था, थोड़ा बहुत स्थानीय प्रभाव भी था, और जैन धर्म का सबसे ज्यादा प्रभाव था। गुर्जर और जैन शैली का सबसे ज्यादा प्रभाव था। जब 12वीं शताब्दी में राजस्थान में एंट्री करते हैं मेवाड़ के माध्यम से गुजरात के कलाकार। ठीक है। बहुत सारे हमने पढ़े हैं, प्रतिक्रमण, सूत्र चूर्णी 1260 में, रावल तेज सिंह के समय में, पता ही आपको, कल ही पढ़ाया हमने। तो इंट्रोडक्शन बहुत देख लिया है। 4 स्कूल होते हैं पेंटिंग के राजस्थान में: मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली, हाड़ौती शैली। मारवाड़ शैली में कौन कौन थे? जोधपुर था, जैसलमेर था, बीकानेर था, किशनगढ़ था, अजमेर या नागौर था पहला। दूसरा मेवाड़ शैली, जो सभी राजस्थानी चित्रकलाओं की जननी मानी जाती है। ठीक है। बर्थ प्लेस ऑफ द ऑल पेंटिंग्स इन राजस्थान, मेवाड़, मेदपाट। ठीक है। अब मेवाड़ में कौन कौन से आते हैं बताइए आप? कल हमने पढ़े हैं 2। एक तो आता है मेवाड़ या उदयपुर कह सकते हैं उसको। एक क्या आता है बताइए? एक नाथ द्वारा शैली आती है जिसमें पिछवाइयां फेमस है श्रीनाथ जी की, और देवगढ़ और चावंड 2 आज पढ़ेंगे मेवाड़ की। उसके बाद हम शने शने सभी को देखेंगे। और ढूंढाड़ में है अलवर है, जयपुर है, आमेर है, और एक बच गई। कौन सी बच गई बताइए? आमेर हो गई, जयपुर हो गई, उनियारा हो गई और अलवर हो गई। और फिर लास्ट में हाड़ौती शैली है जिसमें 3 कैटेगरी मुख्यतः: कोटा, बूंदी, झालावाड़।
तो शुरू करते हैं। आज है मारवाड़ शैली की एक उपशैली, देवगढ़ उपशैली। ठीक है, और ये देवगढ़ एक ठिकाना था, एक सामंती क्षेत्र था मेवाड़, मेवाड़ का देवगढ़। देखा होगा आपने, देवगढ़ नाम सुना होगा, भीम तहसील है एक, अजमेर से आगे चलेंगे राजसमंद की ओर, उसी के बगल में देवगढ़ है, आपको पता है। तो देवगढ़ एक ठिकाना था, और यहां के जो ठिकानेदार थे देवगढ़ के, उनको 16वें उमराव कहा जाता था। उमराव इज अ टाइप ऑफ पदवी, एक उपाधि थी साहब। उपाधियां होती है, बहुत सारी उपाधि दी जाती हैं। तो 16वें उमराव कहलाते थे देवगढ़ के ठिकानेदार या सामंत। ठीक है, और ये जो देवगढ़ ठिकाना है, इसकी स्थापना महाराणा जयसिंह के समय, जयसिंह कब आए थे पता है? राज सिंह जी के बाद में जो जयसिंह आते हैं 1680 में, राज सिंह महाराणा के समय में देवगढ़ ठिकाने की स्थापना होती है। और कौन करता है इसकी स्थापना? इसकी स्थापना करते हैं द्वारकादास चूंडावत। द्वारकादास चूंडावत 1680 में देवगढ़ ठिकाने की स्थापना करते हैं। और इसी समय, हमें अभी राजवंशों में नहीं जा रहे हैं, वो नहीं पढ़ेंगे, फिलहाल चित्रकला को देखना है। तो चित्रकला का उद्भव, देवगढ़ शैली का उद्भव भी इन्हीं के समय में हुआ, क्योंकि इन्होंने देवगढ़ ठिकाना बनाया। तो चित्रकला कलाकार तो हर जगह आएंगे, कलाकारों को पोषण दिया है हमारे राजवंशों ने, बहुत ज्यादा दिया, आपको पता है। कुंभा जी का नाम सबको पता है आपको, ठीक है, मानसिंह राजा जोधपुर के सबको नाम पता है। तो इन्होंने, इनके समय में ही देवगढ़ शैली का प्रादुर्भाव होता है। किसके समय में? द्वारकादास चूंडावत। और ये जो शैली है ना देवगढ़ की, इस पे मेवाड़ का प्रभाव भी है, मारवाड़ का प्रभाव भी है, और किसका है? जयपुर या ढूंढाड़ का प्रभाव भी है। ये याद रखना है, 3 शैलियों का प्रभाव है देवगढ़ शैली के ऊपर। ढूंढाड़ शैली यानी जयपुर वाली, आमेर वाली शैली जो है, एक मेवाड़ शैली, क्योंकि मेवाड़ का तो ठिकाना है, बगल में मारवाड़ है, क्योंकि मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में है ये जगह, तो मारवाड़ का प्रभाव भी है, याद रखेंगे। और यहां पर सबसे ज्यादा जो फेमस चीजें हैं, फेमस जो चित्रकारी हुई है देवगढ़ में, वो ये भित्ति चित्र, वॉल पेंटिंग, जिसका पर्टिकुलर म्यूरल कहते हैं, उन्हें म्यूरल कहते हैं, म्यूरल बोल सकते हैं, म्यूरल बोल सकते हैं। तो सबसे ज्यादा फेमस पेंटिंग्स हैं देवगढ़ की म्यूरल पेंटिंग्स, यानी भित्ति चित्र, दीवारों पे जो चित्रण होता है, सबसे ज्यादा फेमस है देवगढ़ का। और पर्टिकुलरली नाम है 2 याद रखने, एक तो मोती महल देवगढ़ का। कौन सा महल? मोती महल। यहां पर बहुत सारे भित्ति चित्र हैं देवगढ़ में। एक है, क्वेश्चन आया हुआ है, अजारा की ओबरी। क्या है बच्चों? अजारा की ओबरी और मोती महल, दोनों में बहुत ज्यादा भित्ति चित्र मिले हैं। तो देखो एक बार, महाराणा जयसिंह जी, अ ब्लेंड ऑफ मारवाड़, जयपुर एंड मेवाड़ स्टाइल्स। और पैट्रोन कौन है? सामंत को क्या कहा जाता था? 16th उमराव या नोबेल। उमराव, नोबेल मतलब एक नोबेल है, यानी कोई उपाधि है। एंड म्यूरल पेंटिंग अजाराज ओवरी एंड मोती महल में पाई गई है। ब्रॉट टू लाइट बाई डॉक्टर श्रीधर अंधारे। जब भी देवगढ़ शैली का नाम आएगा, तो देवगढ़ शैली शुरुआत तो हो गई काफी पहले, पर इसको प्रकाश में कौन लाया? लाइमलाइट में कौन लाया? तो डॉक्टर श्रीधर अंधारे इसको प्रकाश में लाए, लाइमलाइट में लाए, इसको बताया। बाद की बात है, बहुत बाद की, मॉडर्न इंडिया की बात है, मॉडर्न टाइम की बात है, कि एक शैली देवगढ़ भी है जो कि द्वारकादास चूंडावत के समय से ही चल रही है। पर प्रकाश में कौन लाए? श्रीधर अंधारे लाए, और भित्ति चित्रों के लिए बहुत फेमस है। और इनका विषय कैसा रहता है? क्या विशेषता है देवगढ़ शैली की? प्राकृतिक परिवेश के चित्र हैं बहुत ज्यादा, नेचुरल। ठीक है, क्या है भाई? देखो, डिपिक्ट्स नेचुरल सराउंडिंग्स, हंटिंग सीन यानी शिकार के दृश्य हैं बहुत ज्यादा, एंड रॉयल कोर्टली ग्रैंड्योर यानी अंतपुर के दृश्य हैं, राजसी वैभव है। अंतःपुर किसे कहते हैं? रनिवास, महल, अंदर के महल, जब प्राइवेसी रहती है राजाओं की, जो उनके खुद के निवास स्थल होते हैं राजा रानियों के, उसको रनिवास या अंतःपुर कहा जाता है। वैभव के दृश्य हैं, राजसी ठाट वाट को दिखाया है, कोर्ट यार्ड का पूरा बढ़िया, रॉयल कोर्ट दिखाए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। और डोमिनेंट कलर कौन सा है? येलो कलर इज अ डोमिनेंट कलर इन देवगढ़ शैली। और इसके प्रॉपर आर्टिस्ट कौन से हैं? प्रोमिनेंट, महत्वपूर्ण चित्रकार, वो कुछ नाम याद कर लो, बहुत टफ है, बहुत सारे चित्रकार आ गए, एक नहीं है। कमला इलायची याद रखना है नाथ द्वारा में,
ठीक है। और नाथ द्वारा शैली में जो पुरुष कलाकार भी हैं, चित्रकार, उनके नामों में भी कहीं ना कहीं राम आता ही आता है। घासी राम याद करो आप, है जो देव कृष्ण याद कर लो, चाहे आप है जो चतुर्भुज याद कर लो, मनोहर याद कर लो, बहुत सारे। तो देखो प्रोमिनेंट आर्टिस्ट कौन कौन से, चोखा, बैजनाथ, हरचंद्र आदि, ये नाम है 2-4 याद रखेंगे। देवगढ़ शैली 16वें उमराव, द्वारकादास चुंडावत 1680, महाराणा जयसिंह, भित्ति चित्र, ओवरी, अजारा की ओवरी और मोती महल, श्रीधर अंधारे, बिल्कुल सही है डॉक्टर। जल्दी से करते हैं। अगला है चावंड उपशैली, मेवाड़ शैली की अंतिम शैली पढ़ रहे हैं, चावंड उपशैली। और चावंड आप सबको पता है, महाराणा प्रताप जी हमारे, उन्होंने राजधानी बनाया था, और कहें इन्होंने ही बसाया था चावंड को, ठीक है। तो इन्हीं के समय में चित्रकला का प्रादुर्भाव होता है, महाराणा प्रताप के समय, परंतु विकसित होती है महाराणा अमर सिंह जी के समय। जो उनके पुत्र होते हैं प्रताप जी के, उनके अमर सिंह जी, उनका काल गोल्डन पीरियड कहलाता है। किसका? चावंड शैली का। तो देखो आप, जो फाउंडर हैं चावंड शैली के, महाराणा प्रताप। और ये जो शैली है चित्रकला की विशेषता है, ये 17वीं सदी की बात है कि फेमस हुई 17वीं सदी में, वरना महाराणा प्रताप का कार्यकाल तो आपको पता है, महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में होती है, यानी 16वीं सदी में। पर उस समय ये हो गई थी प्रादुर्भाव इस शैली का, परंतु ये लाइमलाइट में कब आई या विकसित कब हुई? 17वीं शताब्दी में, महाराणा अमर सिंह के समय में। तो रागमाला का चित्रण बहुत फेमस है यहां पर। ये जो चावंड उपशैली है, इसमें रागमाला का चित्र जो कि 1605 में बना है। 1605 में अकबर की मृत्यु होती है, याद रखना, और जहांगीर राजकाज संभालता है, ठीक है। और हमारे यहां महाराणा कौन होते हैं? अमर सिंह होते हैं। तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराणा अमर सिंह, और आर्टिस्ट कौन से थे रागमाला के चित्रण के? नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन याद रखना, नसीरुद्दीन या नासिरुद्दीन वॉज द पेंटर ऑफ रागमाला। और एक और इंपॉर्टेंट है, द लार्जेस्ट पेंटेड सेट इन द मेवाड़ स्टाइल। पूरी जो मेवाड़ की चारों उपशैलियां हैं, उनमें सबसे बड़ा एक चित्रों का सेट है रागमाला, पेंटेड बाय हु? नासिरुद्दीन। द रेन ऑफ महाराणा अमर सिंह इज कंसीडर्ड अ गोल्डन पीरियड। अमर सिंह जी का समय गोल्डन पीरियड कहलाता है मेवाड़ शैली का। सिंपल है, बहुत सिंपल, और बहुत कम जानकारियां। चावंड और देवगढ़ में तो बहुत गिनी चुनी जानकारी याद रखनी है आपको। लास्ट में एक आएगा, एक चित्र और आएगा बस, देखिए भागवत पुराण 1648 में यहां पर चावंड शैली में एक चित्र बना है भागवत पुराण का। और भागवत पुराण कौन से हमारे पता है? सप्ताह का आयोजन होता है, हमारे 7 दिन चलती है, श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन होता है उसमें। तो भागवत पुराण का भी चित्रांकन किया गया है, जो कि 1648 में चित्र बनाया गया है साहिब दीन द्वारा। और रागमाला के कौन था? लार्जेस्ट चित्रों का सेट है वो, पता है ना, अभी पढ़ा है हमने जस्ट। तो साहिब दीन ने बनाया है भागवत पुराण 1648 ईस्वी में। इधर देख लो, एक हमने यहां से चावंड शैली का एक चित्र लिया है, चावंड शैली का है ये। इसमें देखो एक महिला दिखाई गई है, देखो जंगलों में है, हिरण है यहाँ चारों ओर, देख लो यहाँ बढ़िया, यहाँ भी जानवर है एक दिखाया गया है, यहाँ देखो फूल पत्ती वनस्पति दिखाई है। और ये जो महिला बैठी हैं, इन्होंने हाथ में सांप को पकड़ा हुआ, देखो कितना डेयरिंग फोटो है ये चावंड शैली का मूल फोटो है ये आज हमारी अभी कंप्लीट हो चुकी है मेवाड़ शैली। अब हम शुरुआत करेंगे मारवाड़ शैली की। मारवाड़, जोधपुर शैली या मारवाड़ शैली। तो देखो स्थानीय कला और अजंता शैली का प्रभाव है इस पर। अजंता का तो मेवाड़ पे भी था, ठीक है, परंतु वो दब गया था जैन शैली के कारण, क्योंकि बाद में लोग जो अजंता से आए थे वो गुजरात में आकर बस गए। थोड़ा सा वो जैन धर्म ज्यादा प्रभावी हो गया, जैन कला ज्यादा प्रभावी हो गई। जब वो मेवाड़ में आते हैं तो प्रॉपर जैन कला को लेकर आते हैं, या फिर गुर्जर कला है उसको लेकर आते हैं। उनका प्रभाव ज्यादा था मेवाड़ में, गुर्जर प्लस जैन शैली का। लेकिन मारवाड़ में किस शैली का ज्यादा प्रभाव है भाई? अजंता गुफा की कला का, जो कि बौद्ध कला से प्रेरित है, याद रखना है ये, ठीक है। ओवरऑल विशेषताएं बता रहा हूं, फिर 1 बाय 1 पढ़ेंगे। एक बार ओवरऑल मारवाड़ शैली की विशेषताएं देख रहे हैं, फिर 1 बाय 1 स्कूल देखेंगे अलग अलग इनके उपशैलियां। जोधपुर क्या है, किशनगढ़ क्या है, बीकानेर क्या है, नागौर क्या है, आदि आदि। तो देखो इस शैली में, मारवाड़ शैली में लाल और पीले रंगों का सर्वाधिक प्रयोग है, लाल और पीला, ठीक है भाई। और मुगल विषय प्रधान है मारवाड़ शैली। मुगलों का बहुत प्रभाव है, क्योंकि बीकानेर के राजा राय सिंह भी
मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं जल्दी ही, तो वहां भी प्रभाव है क्योंकि बीकानेर शैली भी मारवाड़ शैली का पार्ट है। और जोधपुर के जो राजा हैं उनका भी उनको भी मुगलों से संबंध बढ़िया रहे, जैसे मोटा राजा उदय सिंह देख लो आप है जो, उन्होंने भी बहुत चित्र बनाए, अभी पढ़ने वाले हैं हम जोधपुर शैली में। तो इसलिए मुगल का प्रभाव ज्यादा है। मेवाड़ में नहीं था इतना ज्यादा, क्यों नहीं था? मेवाड़ में तो नाम ही नहीं पड़ा हमने मुगलों का। कारण क्या? बाद में आएगा, बाद में मेवाड़ में भी आया है कई जगह, पर बाद में आता है, बहुत बाद में, संधि के बाद आता है, राणा अमर सिंह जी के समय में, उससे पहले नहीं था। कुंभा जी के समय नहीं था, न बाद में कोई शासक हुए, प्रताप जी या अन्य किसी के समय नहीं रहा। कारण सबको पता है कि अधीनता ही स्वीकार नहीं करी मेवाड़ ने, तो स्वाभिमानी रहा है मेवाड़ हमेशा से। अब मुगल विषय प्रेमाख्यान के चित्र बहुत ज्यादा मारवाड़ में। ढोला मारू सबको पता है, फेमस है ढोला मारू, और ढोला मरवण भी कहते हैं उसे। और एक नाथ संप्रदाय का प्रभाव भी मिलता है मारवाड़ शैली पे। कारण पता है आपको, जो मानसिंह राजा थे जोधपुर के, जिन्होंने महामंदिर बनवाया था, पता है आप सबको, वो किसके उपासक या अनुयायी थे? ध्यान करो, नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। वो अपने मंदिरों को नाथ संप्रदाय वाले मठ कहते हैं। तो यहां पे जो चित्रकला विकसित हुई वो मठों में परिपोषित हुई है सब, और नाथ संप्रदाय का प्रभाव हो गया। और सामाजिक जीवन के बहुत सारे चित्र मिले रोजमर्रा के, जैसे रागमाला है, बारहमासा है, पशु पक्षियों के चित्र हैं आदि। अब इसकी उपशैलियां मैं बता चुका हूं, देख लो आप। जोधपुर शैली, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर और नागौर या ऑब्लिक में अजमेर शैली, ये पांचों शैलियां हैं उपशैली। किसकी हैं? सब टाइप किसके हैं? मारवाड़ मेन शैली के। द मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग हैज 5 कैटेगरीज। अब देखो इसमें पहला कौन सा है? पहला है जोधपुर शैली। जोधपुर शैली तो सर्वाधिक जो विकास हुआ जोधपुर शैली का, वो राजा मालदेव के समय हुआ। किसके? राव मालदेव। ये अपने आगे जो जोधपुर के राठौड़ वंशीय शासक हैं, राव की उपाधि का प्रयोग करते हैं साहब। तो राव मालदेव के समय में सबसे ज्यादा जोधपुर शैली का विकास होता है। पहली बात, इन्होंने एक महल बनवाया था राव मालदेव ने, ध्यान करो, प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, चोखेलाव महल। और चोखेलाव महल की भित्ति चित्र बहुत फेमस है। चोखेलाव महल में जो भित्ति चित्र है, यहां लिखा भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं, बिल्कुल, चोखेलाव महल के भित्ति चित्र बहुत फेमस है। और ये चोखेलाव महल किसने बनवाया? राव मालदेव ने बनवाया। और राव मालदेव कौन से हैं? ध्यान है, जिनका शेरशाह के साथ युद्ध हुआ था, जिनके सेनापति जैता और कुंपा शेरशाह के साथ लड़ते हुए गिरी सुमेल के युद्ध में 1544 में स्वर्ग से दार जाते हैं। बहुत वीर थे जैता और कुंपा। और इसी युद्ध के क्रम में शेरशाह कहता है, क्या कहता है? शेरशाह फूट डलवा देता है राव मालदेव की सेना में, इसीलिए हार जाते, वरना कोई मतलब नहीं था, हारते बिल्कुल नहीं। राव मालदेव बहुत वीर शासक थे, बहुत तगड़ी सेना थी। सेनापति जेता और कुपा बहुत फेमस थे, बहुत वीर थे। तो उनके बारे में क्या कहा था शेरशाह ने? बाद में जब जीत जाता है, गलती से जीत जाता है शेरशाह, कोई चांस नहीं था जीतने का, फूट डालने के कारण जीत जाता, और कहता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। गिरी सोमेल का युद्ध 1544, राइट। तो देखो यहां पे चोखेलाव महल, इसमें 2 चित्र बहुत फेमस हैं चोखेलाव महल में। एक तो राम और राम जी, भगवान और रावण का युद्ध दिखाया गया है। एक ऐसा चित्र है जिसमें बहुत बड़ा चित्र है, जिसमें राम और रावण जी, गलत बोल गया शायद, हाँ, राम जी और रावण, ठीक है, रावण भी जी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, था तो राक्षसी, पर ठीक है। राम और रावण का युद्ध बहुत बड़े स्तर पे चित्र बना के दिखाया गया, फेमस है। दूसरा है सप्तसती का चित्र, ठीक है, सप्तसती का चित्र, और राम और रावण जी की लड़ाई हो रही है, वो चित्र दिखाया है साहब इसमें, ठीक है भाई। और बहुत अच्छे तरीके से पूरा, मतलब ऐसा राम और रावण का चित्र ऐसा बनाया गया जिसमें सारे ओवरव्यू आ रहे हैं। कभी आप जो गूगल पे सर्च मारा करो अपनी उत्सुकता के लिए, क्योंकि चित्र तो उपलब्ध है गूगल पे, सब कुछ है, तो जब आप सर्च मारेंगे तो सब दिख जाएगा उसमें, ठीक है। अब देखो, एक यहां पर इसी समय मालदेव के समय में उत्तराध्याय सूत्र चूर्णी, उत्तराध्यायन सूत्र चूर्णी नाम का एक चित्र भी ग्रंथ है, एक चित्रित ग्रंथ है, एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, चित्रित ग्रंथ, जिसमें बहुत सारे चित्र हैं, ठीक है। वो है उत्तराध्यायन सूत्र चूर्णी, ठीक है, और चोखेलाव महल की भित्ति चित्र, ये दोनों बहुत फेमस है। और 2 चित्र आपको याद रखने चोखेलाव महल के, बता दिए मैंने, राम और रावण का युद्ध और सप्तसती का युद्ध, सप्तसती का चित्र, नॉट युद्ध। तो इधर देख लो आप क्या लिखा हुआ है, चोखेलाव महल है, पेंटिंग्स ऑफ राम एंड रावणस बैटल, पेंटिंग्स ऑफ द सप्तसती
एंड उत्तराध्यायन सूत्र चूर्णी एंड चोकेलाव महल म्यूरल्स। ठीक है, हमारा क्या बहुत ज्यादा होता है, मैं धीमी रहती है मेरी गति, मैंने देखा है, तो आज थोड़ी मैं गति ज्यादा रख रहा हूं, थोड़ी सी, इतनी भी नहीं है पर है। फिर आता है मोटा राजा उदय सिंह। तो देखो इससे पहले, सबसे पहले मालदेव के समय में बहुत ज्यादा मतलब शुरुआत होती है, विकास होता है, ठीक है, शुरुआत बेस बनता है जोधपुर शैली का, और मोटा राजा उदय सिंह के आते आते मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देने लग जाएगा। और क्यों दिखाई देगा बताओ? क्योंकि मोटा राजा उदय सिंह के अच्छे संबंध थे अकबर के साथ। जहांगीर थे जो अकबर के पुत्र, जिनको सलीम कहा जाता था, उनके साथ अपनी बेटी का विवाह करते हैं जोधाबाई का, जिनसे पैदा होते हैं, कौन पैदा होते हैं? शाहजहां पैदा होते हैं। पेंटिंग इस समय हुई मोटा राजा उदय सिंह के समय भागवत पुराण की हुई, पेंटिंग ऑफ लॉर्ड कृष्ण एंड राधा, इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल स्टाइल। इधर देखो आप, भागवत पुराण का चित्र है, कृष्ण राधा जी के चित्र हैं, मुगल शैली का प्रभाव है। ठीक है, मालदेव हो गए, मोटा राजा उदय सिंह हो। अब आते हैं जसवंत सिंह, 1 बाय 1 क्रम में देख रहे हैं। और महाराजा जसवंत सिंह के समय, महाराजा जसवंत सिंह कौन थे याद है आपको? जिन्होंने धर्मत का युद्ध लड़ा था, उत्तराधिकार का जब युद्ध होता है शाहजहां के पुत्रों के मध्य, अकबर नहीं है, औरंगजेब और कौन थे याद है आपको? फेमस दारा शिकोह, उनके बीच में होता है। तो उस युद्ध में भाग लेते हैं, बहुत बड़े सेना नायक रहे हैं और इनके बहुत प्रतापी वीर पुत्र हैं। महाराणा कौन बताओ? अजीत सिंह है। महाराजा जसवंत सिंह के समय कृष्ण चरित्र की विविधता मिली है और मुगल शैली का प्रभाव कंटिन्यू रहता है। जैसे मोटा राजा उदय सिंह के समय में रहा है मुगल शैली का प्रभाव, तो इनके समय में भी रहा है, क्योंकि ये भी मुगलों के अधीन ही थे। उनके बहुत जगह कमांडर रहे, बहुत जगह सेनापति रहे, काबुल से लेकर अन्य अन्य जगहों पर, गुजरात भी गए, साउथ में भी गए हैं, बहुत साउथ में तो बहुत ज़्यादा रहे हैं, ये दक्कन के क्षेत्र में सूबेदार रहे हैं। ठीक है, तो मुगल शैली का प्रभाव कंटिन्यू रहता है। अब आते हैं राजा मान सिंह, जो नाथ संप्रदाय के हैं। एक बार पानी पीता हूं मैं। जो राजा मान सिंह जी थे, इनका काल पूरी जोधपुर शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ मारवाड़ शैली। और इनका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस मिलता है नाथ सेक्ट के कारण, कि नाथ संप्रदाय का बहुत ज्यादा प्रभाव था मान सिंह के समय में। क्यों? क्योंकि मान सिंह अनुयायी थे नाथ संप्रदाय के, बहुत ज्यादा इन्होंने मंदिर बनवाए, जिन मंदिरों को नाथ संप्रदाय में विशेषकर मठ कहा गया है, ये याद रखना है हमको। नाथ संप्रदाय का प्रभाव मिलता है और इन्हीं के समय में एक चित्रित ग्रंथ मिलता है जिसका नाम था रसराज ग्रंथ। इनके समय में एक चित्रित ग्रंथ मिला है जिसका नाम है रसराज ग्रंथ, और जिसके पेंटर थे कौन? मतीराम चितेरे। चितेरे कलाकार को बोलते हैं, नाम था मतीराम। देखो लिखा हुआ है यहां पर, रसराज ग्रंथ इलस्ट्रेटेड बाई मतीराम चितेरे। एंड व्हाट नेक्स्ट? महामंदिर और उदय मंदिर इन्होंने बनवाए थे राजा मान सिंह ने। महामंदिर, उदय मंदिर, और मंदिरों को नाथ संप्रदाय में मठ कहा जाता है। तो ये जो कला थी मान सिंह जी के समय में, इस कला को, चित्रकला को कहा गया, ये मठों में परिपोषित हुई है। परिपोषित का मतलब क्या होता है? पैट्रोनाइज्ड इन मोनेस्ट्रीज। पैट्रोनाइज का मतलब है संरक्षण दिया गया, मतलब ये फली फूली मठों में, मंदिरों में। तो महामंदिर में बहुत सारे चित्र बने हुए हैं नाथ संप्रदाय के। अब अगला है रागमाला सेट। राजा मान सिंह जी के समय 1623 में ही रागमाला सेट बनाया गया। और ये किसने बनाया था भाई? ये बनाया था वीर जी भाटी, और ये इनका दूसरा नाम है वीर विट्ठल दास चंपावत। वीर जी भाटी क्वेश्चन आया हुआ है सेकंड ग्रेड में। वीर जी भाटी, अथवा पूरा नाम पढ़े तो वीर विट्ठल दास चंपावत जी, पाली के रहने वाले थे, और इनका नाम बीकानेर शैली में भी मिलने वाला है। ठीक है, आप देखेंगे अभी आएगा उनका नाम। तो इन्होंने रागमाला सेट बनाया 1623 में, और ये समय कब का है? राजा मान सिंह जी का समय, जो कि गोल्डन पीरियड था जोधपुर शैली का। ठीक है, अब नए और लास्ट राजा के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने चित्रकला को पोषण दिया मारवाड़ में। वो थे महाराजा तख्त सिंह। नाम सुना है आपने? मॉडर्न इंडिया में हमने पढ़ा है, एकीकरण के समय पढ़ा है, महाराजा तख्त सिंह। और इस समय अंग्रेजों का प्रभाव मिलता है जोधपुर में, जोधपुर की शैली पर, और उस शैली को कहा जाता था कंपनी शैली,
याद रखना है, कंपनी शैली का मतलब है यूरोपियन कंपनी, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उनका प्रभाव था अंग्रेजों का इनके चित्रों पर, जो बहुत सारे तैलीय चित्र बनाए, बहुत सारे व्यक्तिगत चित्र बनाए हैं उनमें। अब इसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं जोधपुर शैली के, वो देख लेते हैं जल्दी से और खत्म होगा ये। नारायण दास, अमरदास, बिशनदास, शिवदास, किशनदास। आप देखो, बिशनदास, किशनदास, नारायण दास, अमरदास और शिवदास, और एक नाम मतीराम। मतीराम वही है मतीराम चितेरे, रसराज ग्रंथ वाले। बाकी के सब के पीछे दास नाम लग रहा है, याद रखना है, याद रख पाओ वरना बहुत ज्यादा है। और फिर आते हैं देवीदास, छज्जू, खेजली, उदयराम, रामू, नाता, सेपू आदि। टोटली रट्टाफिकेशन है, कोई लिंक हो गया, कोई कनेक्ट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रटने का है। यही एक ऐसा एक सब टॉपिक रहता है पूरी चित्रकला में या कहीं भी, जहां पे नामों को रटना होता है, बहुत असंभव सा हो जाता है। ठीक है, बट नो ऑप्शन वी हैव लेफ्ट। ठीक है, तो इधर देखो, रागमाला सेट 1623 सीई। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। कॉमन एरा का मतलब क्या होता है, ईसवी को कहते हैं। इसमें कई जगह एडी भी लिखा मिल सकता है, एडी। एडी और सीई का मतलब एक ही है हिंदी में, ईसवी। एडी मतलब एनो डोमिनी यानी ईसा का क्षेत्र, सीई माने कॉमन एरा, ईसवी, एक ही बात है। और बीसी, ईसा पूर्व को बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। क्रिएटेड, रागमाला सेट क्रिएटेड बाय वीर जी बाटी। और महाराजा तख्त सिंह के समय तक कंपनी स्टाइल यानी अंग्रेजों का प्रभाव है। और आर्टिस्ट के नाम मैंने बता दिए हैं, थोड़ी जल्दी कर रहे हैं आज। अब इसके प्रमुख चित्रित विषय देखो, जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रित विषय। यदि ये डायग्राम और ये चित्र दिख रहा हो तो देखो, ये ऊंट है और ऊंट पे दो नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका बैठे हुए, देख लो आप। और ये कौन है पता है, ढोला मारू है, ये ढोला मारू हैं। तो देखो ये ढोला और मारू प्रेमी प्रेमिका हैं, दोनों बैठे हैं, देख लो आप जो। तो ये चित्र बहुत फेमस है ढोला मारू का। ढोला मारू प्रमुख चित्र बता रहा हूं, ढोला मारू, काम सूत्र, पंचतंत्र, वेली कृष्ण रुक्मणी। याद आया वेली कृष्ण रुक्मणी जी, पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी है, जो बीकानेर के थे, पता है आप सबको, राजकुमार थे, अकबर के दरबार में रहते थे, अकबर के नवरत्न थे। सूर सागर, पांचवा वेद कहा गया वेली कृष्ण रुक्मणी को। सूर सागर, रसिक प्रिया आदि, इन सब पे चित्रित है, सब पे चित्र मिले। मतलब धार्मिक, बहुत सारे धार्मिक विषयों के चित्र हैं जोधपुर शैली में। और क्या है, लोक गाथा और प्रेम आख्यानों पर चित्र हैं। जैसे लोक गाथाएं और प्रेम आख्यान क्या क्या भाई बताओ, जैसे ढोला मारू है, ढोला मरवनरी बात है। अब इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप। मेजर पेंटेड थीम कौन कौन सी है, ढोला मारू, कामसूत्रा, पंचतंत्रा, वेली कृष्ण रुक्मणी, सूर सागर, रसिक प्रिया एंड व्हाट नेक्स्ट, डिपिक्शन ऑफ फोक टेल्स यानी लोक गाथाएं, लोक कथाएं, रोमांटिक एपिक्स यानी प्रेमाख्यान, रिलीजियस थीम्स एंड दी नाथ सेक्ट यानी नाथ संप्रदाय के बहुत चित्र, धार्मिक विषयों के चित्र हैं, प्रेमाख्यान है बहुत सारे। और कलर कौन सा है, प्रीडोमिनेंटली येलो एंड रेड, पीला और लाल रंग सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग हुआ है। जोधपुर शैली के बारे में कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा सा और, ये एक स्लाइड और है, मुझे लग रहा है पहले भी मुझे लग रहा हो गया खत्म, पर बच रहा है अभी। तो देखो यहां पर विद्युत रेखाओं के साथ घने बादल दिखाए हैं, यानी बिजली कड़कती हुई दिखाई है बादलों में। यह भी विशेषता है जोधपुर शैली की। एंड व्हाट नेक्स्ट, आम के वृक्ष हैं, घोड़े हैं, कुत्ते हैं, ऊंट है, मरुस्थल आदि दिखाया गया है। तो देखो ऊपर, डार्क क्लाउड्स विद लाइटनिंग स्ट्रीक्स, लाइटनिंग स्ट्रीक्स मतलब बिजली की कड़कती रेखाएं दिखाई गई हैं और बादल हो रखे हैं घने। एंड एक इंपॉर्टेंट ये चीज जरूर याद रखनी है, जो महाराजा रहते हैं जोधपुर के गज सिंह सेकंड, उन पे एक डॉक्यूमेंट्री बनी है जिसको हिंदी में वृत्त चित्र कहते हैं, अनु मल्होत्रा ने बनाई है। एक निर्देशक है अनु मल्होत्रा, लिखा है यहां देखो अनु मल्होत्रा। और जोधपुर के महाराजा गज सिंह सेकंड के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, प्रॉपर उपलब्ध है, चेक कर लेना गूगल पे। उसका नाम क्या है, द महाराजा ऑफ जोधपुर द गैलेक्सी लाइव्स ऑन, द महाराजा ऑफ जोधपुर द गैलेक्सी लाइव्स ऑन डॉक्यूमेंट्री है। ठीक है भाई, चित्रकला का थोड़ा पार्ट था तो हमने पढ़ लिया ही अलग से। महाराजा गज सिंह सेकंड, निर्माता अनु मल्होत्रा। और सबसे बड़ी बात, इस डॉक्यूमेंट्री को डिस्कवरी चैनल पर भी दिखाया गया है, मौका मिले तो यूट्यूब पे चेक कर लेना आप है जो। अब ये शायद कंप्लीट हो गई है जोधपुर शैली, अब शुरू होगी बीकानेर शैली।
बिल्कुल सही है। तो बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव या शुरुआत कहां से होती है? महाराजा राय सिंह राठौड़ के समय में। महाराजा राय सिंह जी के समय में बीकानेर शैली पनपती है, जन्म लेती है। और प्रारंभिक चित्र कौन से हैं बीकानेर शैली के? तो सबसे प्रारंभिक जो चित्र मिलते हैं वो है, एक तो भागवत पुराण है, और फिर मिलता है रागमाला का चित्रण। और रागमाला, 12 मासा, ये कॉमन चित्र है, कई जगह मिल जाएंगे रागमाला। ऐसे नहीं सोचना भाई एक ही जगह रागमाला, बहुत जगह रागमाला है, अपने अपने तरीके से चित्रित की गई, अपनी अपनी शैलियों में चित्रित की गई। अब 12 मासा है, कोई चित्र बना ले, आसमान है कोई चित्र बना ले, पेड़ों का कोई चित्र बना ले, कहीं भी मिल जाएगा, समझ रहे ना, परंतु तरीका अलग होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां प्रारंभिक चित्र एक तो भागवत पुराण है, कई जगह भागवत पुराण मिला है, पता है ना आप सबको, तो यहां भी मिल रहा है। और रागमाला का चित्रण किया है नूर मोहम्मद ने। नूर मोहम्मद एक मुगल दरबारी चित्रकार थे। कहां के चित्रकार थे? मुगल दरबारी चित्रकार थे, और मुगलों से संबंध रहा है बीकानेर के शासकों का। तो जो राय सिंह महाराजा होते हैं, ये इनको ले आते हैं अपने दरबार में, मुगल दरबार से, नूर मोहम्मद को, और मोहम्मद शाह की उपाधि देते हैं, और ये चित्रण करते हैं रागमाला का। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डन। अब आते हैं महाराजा अनूप सिंह। और अनूप सिंह वो शासक रहे हैं जिन्होंने अपने समय में या पूरे बीकानेर के समय में जब जब राजा रहे हैं और चित्रकला को पोषण दिया है, सबसे ज्यादा चित्रकारों को अपने पास रखा है महाराजा अनूप सिंह ने। यानी इनके दरबार में सर्वाधिक चित्रकार रहते थे, और बहुत सारे चित्र बने इनके समय में, अनूप सिंह जी के समय में। और इनका पीरियड गोल्डन पीरियड कहलाता है बीकानेर स्टाइल का। फ्लोरिस्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा अनूप सिंह, ध्यान रखना, बिल्कुल है जो, ठीक है। और अनूप सिंह जी के समय में जैन और मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। कौन सी शैली? जैन और मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। और इस शैली का एक उदाहरण बताइए, मथेरण कला। बीकानेर में उस्ता कला का नाम भी आता है, पर ये जैन और मुगल शैली का प्रभाव वाली शैली या वाली चित्रकला कौन सी है? वो है मथेरण कला, मथेरण परिवार द्वारा। पढ़ेंगे उसके बारे में आगे। अब ये जो चित्रकला है, ये जो चित्रकला है यहां पर मथेरण परिवार द्वारा की जाती है, या फिर बीकानेर में जो चलती है, वो बहुत फेमस है एक कारण से, कि ये जो चित्र मिले हैं बीकानेर में, ये मूलतः सबसे अलग है, बिल्कुल एक ओरिजिनलिटी अलग ही है सबसे। वो क्या है? एक तो नाम मिलता है चित्रों पर, और तिथि मिलती है, यानी विद नेम एंड डेट मिलते हैं ये चित्र हैं, जो जनरली कहीं नहीं मिला है, यहां पर बहुत ज्यादा मिले। मिल सकता है कई जगह पर, यहां पर लगभग सभी में ऐसा हुआ है, बीकानेर के चित्रों में नाम भी है और तिथि भी है। और महाराजा राय सिंह के समय में क्या होता है? महाराजा राय सिंह के समय में ये दोबारा यहां से आ गया। महाराजा राय सिंह यहां बिल्कुल नहीं आएंगे, ऊपर आ चुके हैं। महाराजा राय सिंह के समय में भागवत पुराण का चित्रण होता है। ये लाइन गलती से दोबारा आ गई राय सिंह जी की, इसको यहां नहीं पढ़ना है, क्योंकि राय सिंह जी के बाद अनूप सिंह जी आएंगे। अब प्रमुख चित्रकार देखो, रुकनुद्दीन, रहीम खां, मुस्लिम चित्रकारों का बहुत ज्यादा नाम आने वाला है, देखना आप, है ना। रुकनुद्दीन, रहीम खां, अली रजा, रामलाल मुराद, मुकुंद चंदूलाल, जय किशन, राम किशन, शिवराम, याद कर लेना, नो ऑप्शन। उसके बाद विषय देखते हैं भाई, विषय कौन कौन से हैं बीकानेर शैली के, विषय कौन कौन से हैं। अनूप सिंह जी का समय गोल्डन टाइम, शुरुआत राय सिंह जी के समय में हुई थी। व्यक्ति चित्र बने बहुत सारे, क्योंकि मुगल जो कला है ना, वो व्यक्ति चित्रों के लिए फेमस थी। बहुत सारे व्यक्ति चित्र बने हैं मुगल कला में, तो वहां से इन्होंने बहुत सारा प्रभाव मिला है, वहां से बहुत सारी चीजें ली हैं इनके चित्रकारों ने मुगलों से, तो व्यक्ति चित्र भी आएगा। इंग्लिश में कहेंगे पोर्ट्रेट कहते हैं व्यक्ति चित्रों को। पोर्ट्रेट हैं, कोर्ट सीन है, हंटिंग एंड डिपिक्शन ऑफ रॉयल ग्रैंडियर एंड फ्यूडल ऑप्यूलेंस। ऑप्यूलेंस का मतलब होता है दिखावा, एकदम शान समृद्धि दिखाना, दरबारी शान शौकत को दिखाना। मुगलों में यही होता है, पूरे दरबार सजाए जाते थे, उनके बहुत सारे चित्र मिले हैं, तो वो सब इनके चित्रों में भी मिलता है। एंड व्हाट नेक्स्ट? मेघदूत, कालिदास जी की रचना है, उसके ऊपर चित्र बने हैं। रागमाला, हर जगह मिल जाएगी रागमाला, हर शैली में लगभग रागमाला के चित्र हैं। राग रागणी है, कृष्ण लीला और रसिक प्रिया, इन सभी के चित्र मिले हैं। मतलब धार्मिक चित्र भी हैं, व्यक्ति चित्र भी हैं, वैसे अन्य चित्र भी हैं, दरबार के चित्र भी हैं, ठीक है।
और यहां पर बहुत सारे ऐसे चित्र भी बने हैं जो ओरिजिनली मुगल शैली के थे पर उनकी कॉपी की गई है, मतलब देखा देखी, जैसे मुगल कोई चित्र है उसकी फोटो कॉपी बना के उसकी कॉपी करके यहां चित्र बनाए गए हैं। रिप्लिकाज ऑफ मुगल पेंटिंग्स याद रखना है। और लास्ट में रंग कौन सा प्रभावी है बीकानेर शैली में? गुलाबी है, पीला है, गुलाबी और पीला सबसे ज्यादा। अब आती है मथैरण कला। सही बात है, बिल्कुल सही है। अब ये मथैरण कला भी चित्रकला की एक प्रकार है जो बीकानेर शैली में मिलता है। तो दो शैली यहां विशेष मिलती है बीकानेर में, मथैरण कला और उस्ता कला। और हम इनको पढ़ चुके थे पहले जब हमने पढ़ी थी, कलाएं पढ़ी थी, लोक कलाएं राजस्थान की। पर अभी हम पेंटिंग में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, 5 मिनट और क्लास इज ओवर। तो मथैरण कला बीकानेर के मथैरण परिवार ने जन्म दिया इसको, और मुगल और जैन शैली से प्रभावित है। कागज और दीवारों पर चित्रण होता है मेनली। मथैरण कला लोक कला एक प्रकार से, यानी स्थानीय शैली है, बाहरी प्रभाव कम है। बाद में प्रभाव पड़ेगा, मुगलों का भी है और जैन कला का प्रभाव भी पड़ता है मथैरण कला पे, ठीक है। और ये जो कलाकार हैं मथैरण वाले, ठीक है, यहां लिखा नहीं है शायद, उनके नाम आ जाएंगे अभी देखना, फेमस है वीर जी भाटी। मैंने कहा ना वीर जी भाटी जोधपुर शैली में भी थे, बीकानेर शैली में भी आते हैं। बीकानेर की मथैरण कला का भी पार्ट है। कागज और दीवारों पर चित्रण किया जाता है, राज दरबारों के चित्र हैं, आखेट के चित्र हैं, आखेट माने शिकार करना, सामंती चित्रण है। तो देखो इलस्ट्रेशन, रॉयल कोर्ट सीन्स, हंटिंग एंड फ्यूडल ग्रांडियर। सामंती, फ्यूडल माने होता है सामंत व्यवस्था। इलस्ट्रेशन फ्रॉम भागवत पुराण, मेघदूत एंड रसिक प्रिया। फोक टेल्स हैं, यानी लोक गाथाएं हैं ढोला मारू जैसी। ढोला मारू कह सकते हैं, ढोला मरवण कह सकते हैं, एक ही बात है। और प्रमुख चित्रकार वही हैं वीर जी भाटी, वीर विठल दास, चंपावत फ्रॉम पाली, रामलाल, जय किशन और शिवराम। वही कलाकार हैं जो बीकानेर शैली के हैं। यानी मथैरण कला जो एक लोकल शैली थी शुरुआत में, बाद में प्रभाव आने लग जाता है मुगलों का और किसका बताओ, जैन शैली का। अब आएगी उस्ता कला, ये बाहर से आती है कला, ये लोकल कला है। अब आएगी उस्ता कला जो ईरान से लाई जाती है बीकानेर में। देखो आप, उस्ता कला आई ईरान से, और ये बहुत ही एक सजावटी, एक डिजाइन वाली कला है। अलंकरण किया जाता है बहुत सुंदर सुंदर। ऊंट की खाल पे गोल्डन नक्काशी की जाती है, ऊंट की खाल पे। देखो आपको यहां दिख भी रहा होगा, देखो ऊंट दिखाया हुआ है, कितना बढ़िया सजाया हुआ है। ऊंट की खाल पे एकदम डिजाइन बनाई जाती है। अलंकरण कला है। विशेषता क्या है? ऊंट की खाल यानी चमड़े पर सोने की नक्काशी। इंग्लिश में देख लो, स्पेशलिटी क्या है? गोल्ड एम्बॉसिंग, नक्काशी ऑन कैमल हाइड। कैमल हाइड मतलब कैमल का लेदर, उसकी किस पर? खाल पर, चमड़े पर। एंड व्हाट नेक्स्ट? फूल पत्ती और ज्यामिति डिजाइनों का चित्रण किया गया है। और प्रमुख कलाकार कौन है? उस्ता असीर खां, अली रजा, रहीम खां और रुकनुद्दीन। ये सब उस्ता कला के चित्रकार। थोड़ा सा हमने पहले तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है ये, अभी सिर्फ चित्रकला में देख रहे हैं हमें, जो मात्र चित्रकला के रूप में। तो हमें पता होना चाहिए उस्ता कला ईरान से आई है यहाँ राजस्थान में, बीकानेर में। और ये जो कला है ये मेनली ऐसी है, कैसी है? डिजाइन वाली है, अलंकरण है, बहुत सुंदरता सजाने के लिए है, नक्काशी करने के लिए। तो ऊंट की खाल पे, चमड़े पे नक्काशी की गई है, गोल्डन, सोने की। ठीक है, मेन विशेषता ये याद रखनी। कलाकार याद रखने, रुकनुद्दीन है, उस्ता असीर खां, अली रजा और रहीम खां। फूल पत्ती और ज्यामिति डिजाइन है। और मुस्लिम और मुगल प्रभाव है, मुगल और मुस्लिम प्रभाव है। मुस्लिम मुगल एक ही बात है। और क्या है? ईरान से आई है शुरुआत में। ऊंट को देख लो, ये बहुत बढ़िया सजा रखा है। और उससे पहले मथैरण कला थी, वो लोक स्थानीय शैली भी है, लोक शैली भी है, और जैन और मुगल का प्रभाव भी मिलने वाला है उस पर। ठीक है, और कागजों पे उकेरी जाती है, दीवारों पे भी बनाई जा सकती है। ठीक है, हो गया डन। और अब हमारा क्या बचेगा? जोधपुर शैली हो गई, बीकानेर हो गई। अब किशनगढ़ बचने वाली है मारवाड़ में, और नागौर और अजमेर एक साथ आएंगे। और एक जो बड़ा बचेगा मूमल वाली शैली, जैसलमेर शैली। देन मारवाड़ इज कंप्लीट। फिर हमारे पास ढूंढाड़ बचेगी और बचेगी हाड़ौती। तो कोशिश करेंगे 1 या 2 क्लास मैक्सिमम पूरा करवा देंगे। आज मैंने काफ़ी जल्दी किया है क्योंकि समय जाया होता है भूमिका बनाने में, और फैक्ट बहुत ज़्यादा है हमारे पास, समय कम होता है।
ताकि अब कम समय में ज़्यादा पढ़ पाएँ, इसीलिए गति रखी थोड़ी, और कोई बात नहीं है। बाकी का कैसी भी कोई बात हो क्लासों से संबंधित आप कमेंट कर सकते हैं, बता देना मुझे, मैं देखता रहता हूँ। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करिए, लगातार लगे रहें, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, थैंक यू गाइज, गुड नाइट टू ऑल।